आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 5 की, जो कि बात करता है कि जब किसी सिविल केस में वाद प्रश्न बन जाए और वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता को ऐसा लगता है कि कोई वाद प्रश्न गलत बन गया है या ऐसा कोई विषय जिस पर वाद प्रश्न बना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 5 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया जाता है और वाद प्रश्न को काटने के लिए या नया वाद प्रश्न जोड़ने के लिए कोर्ट से निवेदन किया जाता है। नहीं आया समझ में? चलिए इसे और क्लियरली समझते हैं। इसके बाद ऑर्डर 14 और रूल 5 को डिटेल में समझेंगे। उदाहरण के लिए आपके सामने एक इमेज है। ये हो गया वादी और ये हो गया प्रतिवादी गण। अब इस केस में हुआ क्या था कि पीछे आपको ये जो जमीन दिख रही है, ये वादी को उसके पिता से विरासतन हक में प्राप्त हुई थी। साल था 1991। वादी के पिता की मृत्यु हो गई और 1991 में ये जमीन है, ये वादी के नाम पे आ गई। वादी का नाम है बहादुर सिंह। अब ये बहादुर जो कि वादी है, साल 2007 में इसको पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जमीन से इसका नाम हटके इस प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम आ गया। अब ये पता नहीं कहां से आ गया। जब इसने लैंड रिकॉर्ड चेक करवाया, खसरा किस्तबंदी निकलवाए, तो उसमें इसका नाम नहीं आ रहा था। इस प्रतिवादी क्रमांक 1, इसका नाम रमेश है, इसका नाम आ रहा था और इसने पता नहीं अपना नाम कैसे दर्ज करवा लिया। स्वाभाविक सी बात है, कोई फर्जी काम ही किया होगा। भाई इस वादी ने तो इस प्रतिवादी को बेची नहीं है, तो ये जमीन लैंड रिकॉर्ड में इसके नाम पे कैसे आ गई? पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा क्या हुआ कि इसने अपने नाम पे करवा के लैंड रिकॉर्ड में इस प्रतिवादी क्रमांक 2 को बेच दिए जमीन, और इस प्रतिवादी क्रमांक 2 ने इस पर पेट्रोल पंप बना लिया। अब ये प्रतिवादी क्रमांक 3 कौन है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। तो केस आप यहाँ पे समझ गए कि केस क्या है। अब ये वादी जाता है एसडीओ के ऊपर अपील कर देता है। अपील किसके खिलाफ करता है? तहसीलदार के उस आदेश के खिलाफ कि तहसीलदार ने किस आदेश के अंतर्गत वादी की जमीन प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पे कर दी। उस आदेश की नकल निकलवा के एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के यहाँ पे ये वादी अपील करता है। अब भाई पता चला कि पूरा राजस्व न्यायालय ही मिला हुआ है, वादी को कोई सहायता ही नहीं मिली। इसकी अपील खारिज कर दी जाती है राजस्व न्यायालय में। तो फिर वादी आ जाता है सिविल कोर्ट में दावा लेकर। दावा वास्ते विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने बाबत एवं स्थायी निषेधाज्ञा और एक दी जाए स्थायी निषेधाज्ञा, अर्थात कभी भी ये उंगली न करें फालतू की आगे इस जमीन पर। पता चला कब्जा कर लिया, नहीं तो यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाने लगे, तो ऐसी स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाए। अब आप यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में समझ गया कि केस क्या है आखिर ये। तो ऐसा वाद पत्र वादी ने कोर्ट में पेश किया। पहली बात तो वादी का वाद पत्र आ गया। अब वाद पत्र आने के बाद क्या है, प्रतिवादी उस वाद पत्र का जवाब देता है। इसे कहा जाता है जवाब दावा। दावा और जवाब दावा, दावे को ही प्लेंट या वाद पत्र कहा जाता है, और उसका जो जवाब दिया जाता है प्रतिवादी के द्वारा उसे जवाब दावा कहा जाता है। तो जब कोर्ट के पास वाद पत्र और जवाब दावा दोनों आ जाते हैं, तो दोनों को पढ़ने के बाद न्यायाधीश क्या है, वाद प्रश्नों की रचना करते हैं। वाद प्रश्न क्या होते हैं? ये रहे, वाद विषय कह लीजिए या वाद प्रश्न कह लीजिए। इन्हीं बिंदुओं पर पूरा केस चलेगा और इन्हीं बिंदुओं पर न्यायाधीश को अपना निष्कर्ष देना है। पहला वाद प्रश्न क्या है? क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3/11/2007 अवैध एवं शून्य है? मतलब कि इसने फर्जीवाड़ा करके क्या है, जमीन अपने नाम पे करवाई राजस्व रिकॉर्ड में, और उसी आधार पर इस प्रतिवादी क्रमांक 1 ने क्या है, प्रतिवादी क्रमांक 2 को बेच दी। तो यही हो गया वाद प्रश्न क्रमांक 1 कि इसने जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है, इसको जमीन बेची है, वह विक्रय पत्र शून्य है या नहीं है। भाई वादी तो सिद्ध कर देगा कि 2007 तक जमीन इसके नाम पर थी। इस केस में हमने लैंड रिकॉर्ड निकलवाया था 1930 से लेकर 2007 तक। इसके आधे आजे परदादे सबके नाम चले आ रहे हैं, फिर इसका नाम आया। अब भाई प्रतिवादी क्रमांक 1 तू ये बता दे कि तेरे पास जमीन कैसे आई। इसने दान की तो वो दान पत्र लेके आ जा, इसने बेची है तो विक्रय पत्र दिखा दे। तो जब तेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है प्रतिवादी क्रमांक 1, तो तेरा नाम कैसे आ गया और तूने इसको कैसे बेच दी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर? तो ऐसा विक्रय पत्र शून्य है या नहीं, यही कोर्ट को देखना है। तो यही हो गया वाद प्रश्न क्रमांक 1। इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे 6 वाद प्रश्न बने हैं। अब वादी या प्रतिवादी को ऐसा लगता है कि कोई वाद प्रश्न रह गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वैसे बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जब जब रेयर होता है तो पूरा केस पलट जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई वाद प्रश्न रह गया है और उस वाद प्रश्न की रचना करना आवश्यक है, तो आदेश 14 नियम 5 के तहत आप कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं कि या तो वाद प्रश्न जोड़ा जाए, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वाद प्रश्न गलत बन गया है तो ऐसे वाद प्रश्न को काटा जाए। इसीलिए कोर्ट में आदेश 14 नियम 5 के तहत आवेदन दिया जाता है। तो आइए पहले ऑर्डर 14 रूल 5 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 14 नियम 5, विवादकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति। विवादकों का अर्थात वाद प्रश्नों का संशोधन, संशोधन मतलब ठीक करना, सुधारना, या उन्हें काट देना मतलब अलग ही कर देना, इस प्रकार की शक्ति किसकी? न्यायालय की। पहला, न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबंधनों पर जो वे ठीक समझे विवादकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवादकों की विरचना कर सकेगा, और सभी ऐसे संशोधन या अतिरिक्त विवादक जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों का अवधारण के लिए आवश्यक हों, इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अच्छे से देखेंगे तो बहुत बड़ी बात लिखी है। दूसरा ही शब्द बड़ा ही भयंकर है, ध्यान से पढ़िएगा। डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केस में क्या है? जजमेंट अर्थात निर्णय इंपॉर्टेंट होता है, और सिविल केस में डिक्री इंपॉर्टेंट होती है, जबकि सिविल केस में निर्णय और डिक्री दोनों होते हैं, लेकिन पूरा रोल प्ले करती है डिक्री। अब निर्णय और डिक्री में क्या अंतर होता है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ी ही लंबी चौड़ी व्याख्या की है मैंने वहां पे। तो न्यायालय डिक्री पारित करने से पहले, मतलब कि निर्णय हो गया हो, उसके बाद भी आप क्या है, वाद प्रश्नों में संशोधन कर सकते हैं और उन्हें काट सकते हैं, बशर्ते कि डिक्री पारित ना हुई हो। डिक्री पारित करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आमतौर पर होता क्या है कि निर्णय और डिक्री साथ साथ दिए जाते हैं एक न्यायाधीश द्वारा। कई बार क्या होता है, निर्णय पहले दे दिया जाता है, उसके बाद डिक्री कर दी जाती है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि निर्णय और डिक्री साथ साथ दिए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर निर्णय की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश 14 नियम 5 में निर्णय के बारे में कहीं नहीं लिखा है। डिक्री पारित करने के पूर्व की स्थिति है ये। तो डिक्री पारित करने के पूर्व किसी भी समय, मतलब केस दायर हुआ, वाद पत्र आया, जवाब आया, इससे लेकर डिक्री पारित करने तक के पहले, भले ही गवाही हो गई हो, कितने भी आवेदन लग चुके हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिक्री पारित नहीं हुई हो। तो किसी भी समय ऐसे निबंधनों अर्थात नियमों पर जो न्यायालय ठीक समझे विवादकों अर्थात वाद प्रश्नों में संशोधन अर्थात ठीक कर सकेगा, या अतिरिक्त विवादकों मतलब कि अतिरिक्त वाद प्रश्नों की विरचना अर्थात उनकी रचना कर सकेगा। और ऐसे सभी संशोधन मतलब या तो वाद प्रश्नों को संशोधित अर्थात ठीक किया गया हो, या अतिरिक्त वाद प्रश्न जोड़ दिए गए हों। विवादक जो वाद प्रश्न क्या है, पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों का अवधारण के लिए आवश्यक हो, मतलब कि ऐसे संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त वाद प्रश्न जोड़ सकेगा जो पक्षकार अर्थात वादी प्रतिवादी के बीच विवाद की जो बातें हैं का अवधारण अर्थात निर्धारण करने के लिए, हल करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार संशोधित किए जाएंगे या विरचित किए जाएंगे। शॉर्ट में समझाऊं तो पक्षकारों के बीच विवाद की जो बातें हैं, उन विवाद की बातों को हल करने के लिए, निर्धारण करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, न्यायालय डिक्री पारित करने के पूर्व वाद प्रश्नों में अतिरिक्त वाद प्रश्न जोड़ सकेगा, जो वाद प्रश्न बने हुए हैं उन्हें संशोधित कर सकेगा। यह हो गया सब रूल 1। यह बात करता है कि वाद प्रश्नों का संशोधन करना या नए वाद प्रश्न जोड़ना। अब जैसे कि कोई वाद प्रश्न गलत बन गया है, मतलब कि ये रहे वाद प्रश्न। अब जैसे पहला वाद प्रश्न में कोई संशोधन करना है, जैसे पंजीकृत लिखा गया अपंजीकृत विक्रय पत्र, तो आप एप्लीकेशन देंगे आदेश 14 नियम 5 के तहत कि सर जो निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र है वो गलती से अपंजीकृत लिखा गया है, तो उसे सही करना है। या फिर कोई नया वाद प्रश्न जोड़ना है। 6 वाद प्रश्न यहाँ पे बने हैं, अब कोई 7 या 8 आपको जो भी लगता है कि नहीं जोड़ा गया है वो जोड़ना आवश्यक है, तो इस उपनियम के तहत ही आप एप्लीकेशन देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। संशोधन हो गया, संशोधित या अतिरिक्त विवादक। सब रूल 2 क्या कह रहा है कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी समय किन्हीं विवादक तथ्यों को काट सकेगा
जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि वे गलत तौर पर विरचित या पुनः स्थापित किए गए हैं। पहले में क्या था, संशोधित करना या अतिरिक्त वाद प्रश्नों को जोड़ना। दूसरे में क्या है कि ऐसे वाद प्रश्न जो गलत बन गए हैं उन्हें काट देना। मतलब कि तीसरा हो गया, तो क्या वादी आज्ञात्मक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए गलत बन गया वाद प्रश्न, तो डिग्री पारित करने के पूर्व आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये वाद प्रश्न गलत बन गया है, इसको काट दिया जाए। तो आप देंगे आदेश 14 नियम 5 के उपनियम 2 के तहत। आइए अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है इसकी। सबसे पहले आ गया कोर्ट का नाम, न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड महोदय सोहागपुर मध्य प्रदेश। ये हो गया वादी, ये हो गया प्रतिवादी गण रमेश वगैरह। अब ये बहादुर सिंह कौन हो गया? ये हो गया वादी। रमेश कौन हो गया? प्रतिवादी क्रमांक 1। अब मैंने उस टाइम बोला था कि तीसरा आदमी कौन है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा आदमी हो गया जिले का कलेक्टर। अब सवाल आता है कि कलेक्टर को पार्टी क्यों बनाया है यहाँ पर। एक्चुअली एक नियम है लैंड रेवेन्यू का। वो नियम ये है कि जब भी लगानी भूमि का केस किया जाता है, लगानी भूमि अर्थात जिस पर आप खेती किसानी करते हैं, एक होती है डाइवर्टेड भूमि जिस पर मकान बने होते हैं या प्लॉट काट दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए, वो कहलाती है डाइवर्टेड भूमि। तो लैंड रेवेन्यू का नियम यह है कि जब भी लगानी भूमि के ऊपर केस किया जाएगा अर्थात खेती बाड़ी वाली जमीन, उस स्थिति में शासन को पार्टी बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, क्या प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। यह भी एक वाद विषय है अर्थात वाद प्रश्न है। मतलब कि प्रकरण में केस में पक्षकारों का संयोजन ही नहीं हुआ, पूरे लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया। यदि यह पाया जाता है तो न्यायाधीश निष्कर्ष यहां पे देंगे हाँ असंयोजन का दोष है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी लगानी भूमि के ऊपर केस करेंगे तो शासन को पार्टी बनाएंगे। तो शासन पार्टी बनता है कलेक्टर के द्वारा ही। फिर कलेक्टर आदेश करते हैं तहसीलदार या एसडीओ को कि आप इस केस में हाजिर हो, लेकिन पार्टी जो बनेगा वो कलेक्टर ही बनेगा। तो इसलिए इनको पार्टी बनाना जरूरी है। फिर आ गया केस नंबर, व्यवहारवाद क्रमांक, पेशी कब लगी है वो भी डालिए। फिर आता है टाइटल, किस चीज का आवेदन, तो आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 से पठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। 151 तो मेंशन करना ही चाहिए, 151 पढ़िएगा। न्यायालय की शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, न्यायालय कुछ भी कर सकता है। तो यह हो गया टाइटल। वादी की ओर से निम्न निवेदन है यह कि उक्त प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है। मतलब कि फाइनल आर्ग्यूमेंट होने हैं इसमें। फाइनल आर्ग्यूमेंट कब होते हैं? जब प्रतिवादी की गवाही खत्म हो जाती है, या फिर कह लें कि निर्णय और डिग्री के पहले होते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट, अंतिम तर्क। तो ये केस क्या है, फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए लगा हुआ है। सेकंड, यह कि उक्त प्रकरण में अंतिम तर्क की तैयारी के दौरान, मतलब कि फाइनल आर्ग्यूमेंट की तैयारी के दौरान यह तथ्य अर्थात फैक्ट प्रकाश में मतलब कि लाइट में आया कि वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 13/8/2018 को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/4/2019 को स्वीकार किया गया है। अब आदेश 6 नियम 17 किस लिए होता है? वाद पत्र में संशोधन करने के लिए। मतलब कि कोई चीज लिखा गई हो गलती से जो कि नहीं लिखी जानी चाहिए थी, या कुछ चीज रह गई हो वो आपको वाद पत्र में लिखना हो, तो आदेश 6 नियम 17 का प्रयोग करके आप वाद पत्र को संशोधित कर सकते हैं। इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसकी लिंक भी दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि वाद पत्र में संशोधन कैसे किया जाता है। तो हमने क्या है 13/8/2018 को आदेश 6 नियम 17 का एक आवेदन दिया था कि हमको वाद पत्र में संशोधन करना है। इस तारीख को हमने आवेदन दिया, फिर इस आवेदन का प्रतिवादी गण ने जवाब दिया, फिर जवाब के बाद इसी आवेदन पर बहस चलने लगी, आर्ग्यूमेंट हुए। 8 महीने बाद हमारा आवेदन स्वीकार हुआ 26/4/2019 को। तो जो हमने संशोधन किया था उसके ऊपर कोई वाद प्रश्न बने ही नहीं है। तो उक्त संशोधन अर्थात ये 617 के बाद जो संशोधन किया गया था उसके आलोक में वाद प्रश्नों में संशोधन किया जाकर अतिरिक्त वाद विषय विरचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि न्यायाधीश महोदय, हमने जो 617 का आवेदन देकर संशोधन किया था इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वाद प्रश्नों को बढ़ाया जाए, इसलिए वादी प्रस्तावित अतिरिक्त वाद विषय निम्नानुसार प्रस्तुत करता है। अब आप न्यायालय को जो आपने संशोधन किया है उसके आधार पर बता दीजिए।
या आपने संशोधन नहीं किया है तो नॉर्मली भी आपको लगता है किसी स्टेज पर कि यार ये वाद प्रश्न बनना चाहिए था लेकिन कोर्ट ने बनाया नहीं है, तो आप नॉर्मली भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि 617 का प्रयोग करें आप। हाँ, प्रयोग करने का लग रहा है, जैसे कि हमने किया यहाँ पर संशोधन किया तो हमको लगा कि यार वाद प्रश्न भी बनने चाहिए इस पर, लेकिन आपने संशोधन नहीं किया है फिर भी आपको कहीं लग रहा है कि वाद प्रश्न नहीं बना है जो कि बनना जरूरी था, तो आप आवेदन दे सकते हैं। या काटना हो तो उसके लिए आवेदन दें, या संशोधित करना हो वाद प्रश्न उसके लिए आवेदन दें। तो फिर हमने न्यायालय को सजेस्ट किया कि न्यायाधीश महोदय, हमने जो संशोधन किया है आदेश 6 नियम 17 के तहत, उसके बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 2 वाद प्रश्न और जोड़े जाएं, और हमारी ओर से जो प्रस्ताव है वाद प्रश्नों का वो ये रहा। हमने ऊपर देखा था कि 6 वाद प्रश्न ऑलरेडी बने हुए हैं, ये यहाँ पर 6 वाद प्रश्न बने हुए हैं। अब हमने 2 वाद प्रश्नों के लिए और बोल दिया कि 7 और 8 2 वाद प्रश्न और बनाए जाएं। वाद प्रश्न क्रमांक 7 के लिए हमारा प्रस्ताव ये रहा कि क्या वादी मौजा गुजरखेड़ी तहसील सुहागपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 119/1 रकबा 1.6 एकड़ में से 25 एकड़ जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3/11/2007 में वर्णित है का विधिपूर्ण स्वत्वधारी एवं कब्जाधारी है। मतलब कोर्ट वाद प्रश्न क्रमांक 1 में क्या देख रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है वह अवैध एवं शून्य है कि नहीं। न्यायालय सिर्फ यही देख रहा है। तो हम न्यायालय से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्यायालय पहले हमारा तो देख ले कि हम विधिपूर्ण स्वत्वधारी एवं कब्जाधारी हैं कि नहीं है। स्वत्वधारी अर्थात हमारा मालिकाना हक है कि नहीं उस पर, और वो जमीन है हमारे कब्जे में है कि नहीं है। पहले तो न्यायालय यही देख ले और हम दिखाएंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हमने 1930 से निकलवाया रिकॉर्ड पूरा का पूरा, हर किस्तबंदी है, जितने भी नामांतरण हुए, जितनी भी संशोधन पंजी हैं, सबके रिकॉर्ड है अपने पास। तो फिर डरने की क्या ही बात है, सब पेश कर देंगे, क्योंकि उससे हमारा विधिपूर्ण स्वत्व एवं कब्जा शो होगा कि हम ही बैठे हैं वहां पर अभी तक और हम ही उसके मालिक हैं। और एक वाद प्रश्न क्या है कि क्या वादी उक्त भूमि पर निर्मित पेट्रोल पंप को ध्वस्त कराकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर पाने का अधिकारी है। अब यह वाद प्रश्न भी जोड़ा जाना जरूरी है। अब बाई चांस हम केस जीत भी गए तो इनने यहाँ पर जो पेट्रोल पंप बना लिया है हमें वो तोड़ना है। भैया हमको तो यहाँ पे खेती किसानी करनी है, तो ये पेट्रोल पंप जो बना है इसे भी तोड़ के रिक्त आधिपत्य मतलब खाली जमीन हमको लौटाई जाए हमारी। हमको पूरा खाली चाहिए जैसा था, नहीं तो कल ये पेट्रोल पंप की लड़ाई लड़ने लगेंगे, अपील कर देंगे, स्टे ले आएंगे। इसलिए ऐसा वाद प्रश्न भी बना दिया जाए और फिर इसमें जो निष्कर्ष आएगा वो आएगा हाँ में। तो मतलब फिर पेट्रोल पंप पूरा उखाड़ दो, ध्वस्त कर दो, जमीन पर फेंसिंग कर दो, चारों साइड कब्जा लेके करो खेती किसानी। तो ये हो गया हमारा वाद प्रश्न क्रमांक 8। थर्ड, यह कि उक्त प्रकरण में अभी अंतिम तर्क श्रवण नहीं किए गए हैं और आदेश 14 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में वर्णित अनुसार वाद प्रश्नों में संशोधन डिक्री पारित करने के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। इसलिए आवेदन पत्र अविलंब प्रस्तुत है। प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु अतिरिक्त वाद विषय विरचित किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त प्रस्तावित वाद विषय अथवा माननीय न्यायालय अन्य जो उचित वाद विषय समझे विरचित किए जाने की कृपा करे। भैया ये तो हमने प्रस्तावित किया है, अब ऐसा ना लगे न्यायालय को कि ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए ये लिखना जरूरी है कि अथवा माननीय न्यायालय को अन्य जो उचित लगे वैसे वाद विषय बना दो। हमने एक क्या हिंट दे दिया कि ऐसे वाद प्रश्न और बनने चाहिए। स्थान आ गया, दिनांक आ गया, अधिवक्ता हेतु वादी और यहाँ पे वादी के साइन। तो इस प्रकार आप आदेश 14 नियम 5 का उपयोग करके न्यायाधीश महोदय से वाद प्रश्नों को संशोधित करवा सकते हैं या किन्हीं वाद प्रश्नों को कटवा सकते हैं या फिर वाद प्रश्नों को जुड़वा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।